दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपका डीएलएड सब्जेक्ट 804 की, जिसका नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। तो चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी सीरीज देख लेते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जो आपका एमसीक्यू का वीडियो है उसको भी देख लेना, और आपका जो वन शॉट वीडियो है उसको देख लेना। आपका पूरे के पूरे नंबर कंप्लीट आप इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हमने, भाषा नीति के अनुसार इसमें से कौन कौन सी तीन भाषाएं शामिल हैं। तो हम बोल सकते हैं इसमें तीन भाषाएं जो है, एक मातृभाषा या राज्य की भाषा आ जाती है। दूसरे नंबर पर हिंदी या क्षेत्रीय भाषा। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो है विदेशी या अंग्रेजी भाषा का शामिल समावेशन किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नामों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर जो है एक अवस्था होती है ध्वनि अनुकरण अवस्था, जिसको कूइंग स्टेज बोलते हैं। एक होती है संप्रेषण पूर्व अवस्था, जिसको बबलिंग स्टेज बोलते हैं। आप कूलिंग, बबलिंग, वन वर्ड, टू वर्ड और ग्रामेटिकल इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन जो है एक और वीडियो में बताया है, जो कि ये है आपका भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। जो आपका वन शॉट वीडियो है इसको आप देख सकते हैं ना। और आप आराम से यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह का बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो अगला जो आपका आता है, जो बच्चों में भाषा विकास होती है वो अवस्था होती है सब निर्माण की, जिसको वन वर्ड स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड बोलना सीखता है, उसके बाद में वाक्य निर्माण करना सीखता है, फिर व्यवहारिक विकास व्यवस्था हो जाती है जिसमें, सॉरी, व्याकरणिक विकास व्यवस्था हो जाती है जिसमें ग्रामर सीख जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और इन अवस्थाओं को जो है कई तरीके से आप लिख सकते हैं, मैं आगे भी बता दूंगा आपको। ये जो वीडियो मैंने वन शॉट दिखाया इसको जरूर देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भाषा शिक्षण के कोई चार उद्देश्य लिखिए। तो सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास करना इसका उद्देश्य है। संवादात्मक योग्यता विकसित करना, सही उच्चारण और शब्दावली की समझ देना, साहित्य और संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है पूछा गया, प्रारंभिक भाषिक कौशलों का उल्लेख कीजिए। तो प्रारंभिक भाषिक कौशल कौन कौन से होते हैं? ये चार तरह के कौशल होते हैं, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। LSRW जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यही इसका जो है क्रम रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये क्रम भी पूछता है, तो क्रम आपका LSRW होता है। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसकी डिटेल आंसर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, साहित्य की कोई एक परिभाषा एवं साहित्य के एक मुख्य लक्षण बताइए। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं साहित्य वह रचना है जो जीवन के सत्य, भावनाओं और कल्पनाओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। ठीक है। इसके मुख्य लक्षण में हम लिख सकते हैं कल्पना और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, भाषा की सुंदरता होती है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश होता है, और मानवीय मूल्यों का चित्रण होता है। यही साहित्य में होता है। साहित्य जो हम अपनी जीवनी वगैरह लिखते हैं उस तरह की साहित्य होती है, साहित्यिक रचना बोलते हैं उसको। इकाई योजना की किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यह दीर्घकालिक योजना होती है, पाठ्यक्रम के एक पूर्ण इकाई को कवर करती है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर विभाजित होती है, और मूल्यांकन के अवसर प्रदान करती है। ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं। और भी विशेषताएं हैं जिनको आप उस वीडियो में देख सकते हैं जो अभी मैंने बताया था। पढ़ने का अर्थ, प्रकार एवं पढ़ना कौशल के विकास की विधियां लिखिए। हम बोल सकते हैं पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पढ़ना वह प्रक्रिया है जिसमें हम लिखित शब्दों को पहचानते हैं, समझते हैं और उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। प्रकार की बात करें तो इसमें मौन पठन हो जाता है, स्वस्वर पठन या उच्च उच्च स्वर में पठन होता है, समझ आधारित पठन होता है, स्कैनिंग अलग होता है, स्कीमिंग अलग होता है। ठीक है। तो ये सारे पढ़ने के प्रकार हैं। पठन कौशल के विकास की विधियां क्या है? तो हम ग्रेडेड रीडर्स का उपयोग कर सकते हैं, वाचन गतिविधियां अपना सकते हैं, शब्द भंडार की वृद्धि कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर अभ्यास कर सकते हैं। ये हैं, और इसके अलावा भी हैं जो मैंने बताया। उस वीडियो को देखेंगे तो और आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के विकास की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें भाषण प्रतियोगिता करवा सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हैं, नाटक का आयोजन करवा सकते हैं, कहानी लेखन करवा सकते हैं, कविता पाठ करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षण के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो भाषा की विषय वस्तु में व्याकरण, शब्दावली, वाक्य रचना, पाठ आदि सम्मिलित होते हैं। इसी शिक्षण विधियों में हम बता सकते हैं कि व्याख्यात्मक विधि है, संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि और अनुवाद विधि को लिया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है आपका भाषा शिक्षण की विषय वस्तु की हम बात कर रहे थे, और हम क्रियाओं में अगर हम ले सकते हैं तो भाषा मेला आयोजित कर सकते हैं, पुस्तक चर्चा कर सकते हैं, कहानी प्रतियोगिता
करवा सकते हैं, पोस्टर निर्माण करवा सकते हैं, भूमिका निभाना जिसको रोल प्ले कह सकते हैं, ये भी हम करवा सकते हैं। इस जो वीडियो है मैंने आपको दिखा रखा है, ये थंबनेल, ये वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट आएगी, उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। भाषा और बोली में कोई दो अंतर लिखिए। तो भाषा और बोली में अंतर आपको लिखना है, एक तरफ मैंने भाषा लिखा है, एक तरफ बोली लिखा है। भाषा में व्याकरण के निश्चित नियम होते हैं, बोली में व्याकरणिक नियमों की स्थिरता नहीं होती है। उसके अलावा हम बता सकते हैं भाषा व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाती है और बोली किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में सीमित होती है। तो दो पूछी हैं तो दो ही बताई है मैंने। भाषा अर्जन के कोई दो सिद्धांत लिखिए। तो दो सिद्धांत में एक आता है आपका नाविस्टिक सिद्धांत, ठीक है। यह सिद्धांत कहता है कि भाषा अर्जन एक जन्मजात योग्यता है। और दूसरा आता है व्यवहारिक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं कि ये बोलता है, यह सिद्धांत कहता है कि बच्चे भाषा को अनुकरण यानी इमिटेशन और पुरस्कार के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण वह विशेष शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें पिछड़े या कमजोर छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अतिरिक्त और लक्षित सहायता दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी के दो परिभाषाएं लिखनी है। तो कहानी वह रचना है जो किसी घटना या अनुभव को रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। इसकी और भी परिभाषाएं मैंने उस वीडियो में दे रखी है जो अभी मैंने आपको थंबनेल दिखाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों को लिखिए। तो इसमें आप जो है यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों में बता सकते हैं अनुभव साझा करने की क्षमता का विकास है, वर्णनात्मक भाषा में सुधार, भाषा की रचनात्मकता को बढ़ावा, पर्यावरण और संस्कृति के प्रति जागरूकता, ये सारी चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, आपको और भी क्लियर हो जाएगा हर चीज़। यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उसका डिटेल सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा आपको। इकाई योजना की दो विशेषताएं लिखिए। तो इकाई योजना शिक्षण का सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है, यह शिक्षण को उद्देश्यों के अनुसार सुव्यवस्थित करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री क्या होती है, इसके स्रोत लिखिए। तो भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग शिक्षक और विद्यार्थी भाषा संबंधी जानकारी के लिए करते हैं, अधिगम सीखने के लिए, अधिगम में, है ना। और इसके स्रोत क्या है, जैसे शब्दकोश डिक्शनरी होता है, विश्वकोश जो होता है, इंटरनेट स्रोत है इसका, और संदर्भ पुस्तकें हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक लेखन क्या होता है, इसके प्रमुख बिंदु लिखिए। तो मौलिक लेखन वह लेखन होता है जो लेखक की अपनी कल्पना, विचार और अनुभव पर आधारित होता है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, विचारों की मौलिकता होती है, रचनात्मकता होती है, कल्पना होती है, इसमें भाषाई शुद्धता होती है और व्यक्तिगत शैली होती है, अपने हिसाब से लिखा जाता है। इस वीडियो को जरूर देखें ध्यान करके, ये बहुत पहले आपकी वीडियो अपलोड कर दी गई है एग्जाम शुरू होने से पहले ही। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्ष होता है या कक्षा होती है जहां छात्रों को ऑडियो विजुअल उपकरणों की सहायता से भाषा सिखाई जाती है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यूज़ किया गया है। डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा हर चीज़ का। तो इसकी उपयोगिता क्या है, उच्चारण सुधारने में सहायक होता है, श्रवण और वाचन कौशल का विकास होता है, स्वनिर्देशित शिक्षण को प्रोत्साहित करती है भाषा प्रयोगशाला है, आत्मविश्वास में वृद्धि भी करती है। इसके अलावा जो है पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पाठ्य पुस्तक की परिभाषा कोई भी लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु दी जाती है और जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आवश्यकता, इसी में जो पूछा गया था आवश्यकता और महत्व बताना था। तो यह शिक्षण का प्रमुख जो है साधन होती है, छात्रों को व्यवस्थित अध्ययन में सहायता देती है, पाठ्यक्रम के अनुसार जो है सामग्री प्रदान करती है, मूल्यांकन और गृह कार्य के लिए आधार प्रदान करती है। ये वीडियो देखना ना भूलें, इसमें जो है डिटेल सोल्यूशन है, इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखें। इसको बार बार मेंशन किया गया है ताकि बच्चों सोचते हैं कि कौन सी वीडियो देखनी है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो है वो। नेक्स्ट जो है संदर्भ सामग्री क्या होती है, भाषा शिक्षण की विविध संदर्भ सामग्री का वर्णन कीजिए। तो हम बता सकते हैं इसमें संदर्भ सामग्री क्या होती है, संदर्भ सामग्री वे शैक्षणिक संसाधन होते हैं जिनका उपयोग भाषा अधिगम में सहायता के लिए किया जाता है। ये सामग्री शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी होती हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जो है कौन कौन सी सामग्रियाँ हो सकती हैं वो बता सकते हैं। तो इसमें शब्दकोश है, थिरोस है, और उसके बाद में थिसारस है। इसके अलावा जो है आपका व्याकरण पुस्तिका है, विश्वकोश है, उसके अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री है, इंटरनेट संसाधन, ये सारी चीज़ें इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका जो है पर प्रकाश डालनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कि सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख क्या होता है। ये शुद्ध लेख या श्रुतलेख, इसी को
शुद्ध लेख जो होता है, श्रुत लेख अलग होता है, जो सुन करके हम बोलते हैं। श्रुत लेख की जगह शुद्ध लेख यहाँ पे लिखा है हमने, तो यहाँ पे कभी कभी शुद्ध लेख भी पूछा जाता है आपसे। पहले देखिए सुलेख क्या होता है। यह एक सुंदर स्पष्ट लेखन की कला होती है जिससे छात्र की लेखन शैली सुधरती है। इसी तरह से अनुलेख है जो देख करके लिखा जाता है, उसी चीज़ को वापस से लिखा जाता है। इनकी वीडियो मैंने दे रखी है जो अभी बताई थी, उस वीडियो को पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आयु और स्तर की उपयोगिता होती है, मतलब किस आयु स्तर के लिए बनाई जाती है। रुचिकर और प्रेरणादायक सामग्री होनी चाहिए इस पुस्तकों में। उसके अलावा सुनियोजित भाषा कौशल होनी चाहिए। उसके अलावा स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संदर्भ पर आधारित होनी चाहिए। सहायक चित्र और गतिविधियां होनी चाहिए हैं। आकलन का साधन भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसके विभिन्न प्रकारों और कार्य प्रणाली का वर्णन करना है। तो प्रयोगशाला हमने अभी अभी पढ़ा, एक ऐसी विशेष कक्षा होती है जहां आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके छात्रों को भाषा सिखाई जाती है। इसमें जो है आपका एनालॉग लैब होता है, ठीक है, एनालॉग भाषा प्रयोगशाला। एक होती है दूसरी प्रकार की जिसको बोलते हैं डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, और तीसरी होती है मोबाइल भाषा प्रयोगशाला। इसके कार्य प्रणाली की बात करें तो छात्र ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को सुनते हैं, देखते हैं। लाइव शिक्षण, जो शिक्षक लाइव मार्गदर्शन प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यास और मूल्यांकन होता है। छात्र अपने उच्चारण, बोलने और सुनने के कौशल का अभ्यास करते हैं। शिशु क्रंदन के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब शिशु क्यों रोता है। तो उसको भूख लग सकता है तो रोएगा, गीला या असहज महसूस करेगा तो रोएगा, नींद नहीं आएगी तो रोएगा, ये सारी चीज़ें हैं। शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो रोएगा, माता पिता का ध्यान चाहता है कि वो मेरी तरफ देखे, मेरे साथ खेले, इसके लिए भी वो रोएगा। इसके अलावा जो है सक्रिय अधिगम पद्धति के दो उद्देश्य लिखिए। तो विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक सोच और रचनात्मकता को विकसित करता है। इसके अलावा प्रहसन क्या है, तो प्रहसन एक हास्य प्रधान नाटक होता है जो सामाजिक और राजनीतिक विडंबनाओं की आलोचना करता है। उदाहरण जैसे हम ले सकते हैं, व्यवस्थाओं की विफलता और भ्रष्टाचार पर आधारित हास्य नाटक देखा होगा, सो सोरी करके आज तक पे छोटा सा एक क्लिप आता है। तो उसमें कार्टून बना करके किसी का भी डाल देते हैं, तो वो वही है आपका प्रहसन। गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर लिखिए। तो बहुत सारे अंतर आप लिख सकते हैं। गद्य जो होता है सामान्य भाषा में लिखा जाता है। पद्य जो है इसमें छंद और लयबद्ध शैली का उपयोग किया जाता है। गद्य में भाव की अपेक्षा तथ्य प्रधान होता है, मतलब तथ्य को ज़्यादा दिखाया जाता है, भावनात्मक विचार उसमें नहीं आते हैं। पद्य में जो है भावनात्मक और कल्पनाशीलता देखने को मिलती है। गद्य में वाक्य संरचना आधारित होती है। पद्य में जो है पंक्ति और छंदों पर आधारित होती है, यानी कि ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में निबंध और कहानी गद्य के एग्जाम्पल हो गए। पद्य में जैसे कविता और गीत होते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो पोर्टफोलियो ऐसी फाइल या संग्रह होती है जिसमें विद्यार्थी के कार्यों, उपलब्धियों और प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है ना, इस महीने ये किया, इस साल ये किया, छमाही ये किया, तो ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। इसका उपयोग क्या है, मूल्यांकन का साधन है ये, और विद्यार्थी की प्रतिभा और विकास को दर्शाने वाला दस्तावेज होता है। त्रिभाषा नीति से आप क्या समझते हैं, तो हम प्रथम भाषा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा लेते हैं। दूसरी भाषा में हिंदी या अंग्रेजी लेते हैं, और तृतीय भाषा में अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भारतीय कोई भाषा ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये त्रिभाषा सूत्र जो है भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो अभी अभी हमने देखा पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं। तो इसमें जो है भाषा प्रयोगता हो सकती है, नाटक और अभिनय हो सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, कहानी लेखन, कविता लेखन करवा सकते हैं, भाषा का मेले का आयोजन कर सकते हैं, कविता पाठ करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक शिक्षण का मुख्य उपकरण होती है जो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। इसकी आवश्यकता महत्व की बात करें तो पाठ्यक्रम का नियोजित ढांचा होता है इसमें, और स्व अध्याय की सुविधा होती है, यानी सेल्फ स्टडी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। शिक्षक को मार्गदर्शन प्रदान करती है, और प्रश्न उत्तर अभ्यास के लिए जो इसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा जो है बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। तो पढ़ने के कौशल का विकास बच्चों की भाषा समझ, शब्दावली और अभिव्यक्ति को जो है मजबूत करता है। इसकी जो विधियां हैं उसमें ध्वनि जागरूकता यानी फोनोटिक अवेयरनेस के साथ चित्र पुस्तकें, सस्वर वाचन, मौन पाठन, ठीक है ना, दृश्य सहायता, समूह पठन, स्कैनिंग, स्कीमिंग, ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। मैंने और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं। बाकी डिटेल सोल्यूशन जो है आपको इसको भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का जो 1 शॉट वीडियो है 2025 के लिए डाला गया है, ये इसका थंबनेल मिलेगा आपको, इसको देखना है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का वर्णन कीजिए। तो अभी अभी हमने संदर्भ सामग्री के बारे में देखा था, तो उसी तरह का जो है ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। पत्र पत्रिकाएं, समाचार, ऑडियो विजुअल सामग्री, व्याकरण पुस्तकें, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। हालांकि इसमें आपका अब तो ऑनलाइन संसाधन भी शामिल किए गए हैं। बहुभाषिता शिक्षण के कोई दो लाभ लिखिए। तो हम बोलेंगे एक तो भाषाई विकास होता है, इसका लाभ पहला ये मिलता है। दूसरा लाभ हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है। शिशु का बकलाना क्या होता है, तो बलबलाना क्या होता है, तो शिशु का बलबलाना मतलब बलबलाना शिशु द्वारा बोले गए ध्वनियाँ होती हैं जो अर्थहीन होती हैं, लेकिन भाषा सीखने की शुरुआत होती है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो बाबा, दादा, मामा, काका, चाचा, फूफा ऐसे ऐसे कुछ बोलता रहता है, वो बलबलाता है उसको। ठीक है, ये जो है उसके बोलने की स्टार्टिंग हो जाती है। कविता यानी पद्य की विशेषताएं क्या क्या है, तो इसमें छंद और लय होता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, उसके अलावा कल्पना और प्रतीक होते हैं, इसमें सौंदर्यपूर्ण भाषा होती है। इस वीडियो को देखोगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर जो मैंने अभी अभी बताया था वही चीज़ मैंने यहाँ पे फिर से लिखी है। आप हमेशा बार बार पढ़ोगे किसी क्वेश्चन को, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भाषा की कक्षा में रचनात्मक आंकलन से क्या अभिप्राय है या तात्पर्य है, तो रचनात्मक आंकलन वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों के भाषा अधिगम की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक गतिविधियां अपनाते हैं। इसकी विशेषताएं हैं सतत और नियमित, सुधार उन्मुख और गतिविधि आधारित मूल्यांकन। ठीक है ना, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद। भाषा की कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। भाषा एक सामाजिक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं और सूचनाएं एक दूसरे से साझा करता है। ये किसी के अनुसार भी आप भाषा की परिभाषा लिख सकते हैं, मैंने एक परिभाषा दी है। भाषा शिक्षण की सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ। भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता बताइए। सेम ही होता है, बस इसमें सामग्री अलग हो जाएगी। ये सहगामी क्रियाएं हैं और ये सहायक सामग्री है, अलग अलग चीज़ें। सहगामी क्रियाओं में जो है भाषा, खेल, नाटक, संवाद, भाषण, वाद विवाद, सृजनात्मक खेल जो है ये आ सकता है। दूसरा जो है उसमें सहगामी क्रियाएं, जो शिक्षण सहगामी सहायक सामग्री है उसमें दृश्य दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, स्पष्टता, सक्रिय सहभागिता, व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करती है। सारी चीज़ें सामग्री की उपयोगिता हमें बतानी है, तो उपयोगिता बताया मैंने। दृश्य का समर्थन करती है, स्पष्टता होती है शिक्षण सहायक सामग्री की, सक्रिय सहभागिता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करती है, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वैसी सामग्री मौजूद होती है। ठीक है, इससे रोचकता और प्रभावपूर्ण जो है इफेक्ट भाषा सिखाने में पड़ता है। बच्चों में पठन रुचि विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन से प्रयास करने चाहिए, तो इस रुचि को विकसित करने के लिए उसको बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। और लेखन कौशल विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो जो पढ़ने की रुचि है उसके लिए शिक्षक द्वारा जो प्रयास हैं वो क्या कर सकता है, रुचिकर पठन सामग्री का उपलब्ध कराएगा, पठन की दिनचर्या बनाएगा, पठन समूह बनाएगा, प्रशंसा और पुरस्कार देगा, तो बच्चे जो है पढ़ने लगेंगे। और जो विधिया की बात करें तो चित्र आधारित लेखन हो सकता है, डायरी लेखन हो सकता है, प्रेरक वाक्य पूरा करना और मौखिक लेखन भी हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत में बताना चाहूँगा, इस वीडियो को जरूर देखिए। आपके सामने देखिए प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पे टच करिए और प्लेलिस्ट पे टच करते ही आपको जो है ये वाला वीडियो, क्या सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। इनको देखिए और अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करिए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सीखा होगा और इन क्वेश्चनों को विशेष तौर पे इस वीडियो के माध्यम से जो है आप जरूर देखेंगे, ताकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल पाए और आप जो लिखेंगे उसमें आप पूरा आंसर मिल पाए आपको और पूरे नंबर मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।